चलिए, तो आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं मेटाबॉलिज्म जानने के लिए, क्योंकि बायोमॉलिक्यूल में हम लोगों ने दो चीज अभी तक पढ़ा है, प्रोटीन क्या है और न्यूक्लिक एसिड क्या है। अब हम लोग आज यह जानने चल रहे हैं डायनामिक स्टेट ऑफ द बॉडी कंस्टिट्यूएंट्स, कि ये बॉडी, क्योंकि जो बायोमॉलिक्यूल्स आप पढ़ते हैं वो बायोमॉलिक्यूल्स कहाँ, जीवधारियों के शरीर में पाए जाते हैं, और वे क्या करते हैं, कैसे आपको स्वस्थ रखते हैं या आपके लाइफ की कॉन्स्टिट्यूएंसी को कैसे बरकरार रखते हैं। इसके लिए ये मैंने अपना टर्म लिया है, एक टॉपिक लिया है, कंसेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। कहता है कि अब मेटाबॉलिज्म पर आज बात करना है कि मेटाबॉलिज्म क्या है। तो मेटाबॉलिज्म टोटल सम ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन विच आर हैपन विद इन साइड ऑफ लाइफ। जीवन के अंदर जितने भी तरह के बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं उन सभी को सम्मिलित रूप से हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं। यह मेटाबॉलिज्म किसी भी जीवधारी की या लाइफ की पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो मेटाबॉलिज्म अगर आप जब तक नहीं जानेंगे तब तक आप लाइफ की अंडरस्टैंडिंग नहीं रख सकते हैं। और हम लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं। हमारी मुख्य बात क्या है, मुख्य ऑब्जेक्टिव क्या है कि लाइफ को समझना, एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ को जानना। तो इसी संदर्भ में आज हम लोग मेटाबॉलिज्म पर बात करते हैं। अब मेटाबॉलिज्म क्या है, तो अभी ये देखिए मैंने लिखा है यहां, द टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन ऑकर इन ए सेल। सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ। इसलिए किसी भी सेल के अंदर जितनी भी तरह की बायोकेमिकल रिएक्शन होती है सबको हम लोग एक साथ कहते हैं मेटाबॉलिज्म। अब ये मेटाबॉलिज्म प्रायः दो तरह के होते हैं, एनाबॉलिज्म और केटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म बिल्डिंग अप प्रोसेस कहता है कि टोटल सम ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन विच आर हैपन विद इन साइड ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म नोन एज मेटाबॉलिज्म। सच रिएक्शन आइदर बिल्डिंग अप और डिग्रेडेशन, कि ये रिएक्शन कुछ क्या होंगे, बिल्डिंग अप निर्माणकारी, और कुछ विखंडनात्मक ब्रेकडाउन। तो निर्माणकारी प्रक्रियाओं को, बिल्डिंग अप प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एनाबॉलिज्म। जैसे एमिनो एसिड का निर्माण होना, न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होना, एमिनो एसिड से प्रोटीन का बनना, न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लिक एसिड का बनना, यह भी मेटाबॉलिज्म है। और ये एनाबॉलिक प्रोसेस है, ये नहीं एनाबॉलिज्म है। लेकिन ग्लूकोज से ऊर्जा निकलना और कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होना, ये क्या है, ब्रेकडाउन, डिग्रेडेशन। तो ऐसे मेटाबॉलिज्म को हम लोग केटाबॉलिज्म कहते हैं। क्या बोलते हैं, केटाबॉलिज्म, केटाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म के बारे में कहता है सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फ्रॉम सिंपलर वन विथ द इनपुट ऑफ एनर्जी। यानी एनाबॉलिक प्रोसेस इंडरगोइंग उष्मा शोषी, ऊर्जा शोषी, जबकि इसके उल्टे केटाबॉलिक एक्सर्गोनिक, एनर्जी प्रोड्यूसिंग। केटाबॉलिज्म breakdown of the large more complex molecule into a smaller simpler one। जैसे आप भोजन करते हैं तो जो कार्बोहाइड्रेट आप भोज्य पदार्थ के रूप में लेते हैं वो ब्रेकडाउन होकर के ग्लूकोज में बदल जाता है। फिर ग्लूकोज क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड देके ऊर्जा प्रदान करता है।
ऑक्सीडेशन होता है। तो सच प्रोसेस इज द कैटाबॉलिज्म। टेक्सचर को energy is released and some is trapped and made available for। तो ये जो एनर्जी रिलीज होता है उसमें से कुछ एनर्जी आपके शरीर में ट्रैप किया जाता है, जीवों के शरीर में ट्रैप कर लिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आपको मैंने पीछे में फिगर अभी दिखाया था, उस फिगर पर क्या था, बर्गर और का फोटो बना हुआ था और लड़का दौड़ रहा था। तो बर्गर से निकल रहा था एटीपी, कैटाबॉलिज्म हो रही थी। मेटाबॉलिज्म इज द सम ऑफ सेलुलर रिएक्शन। अब मेटाबॉलिज्म the entire network of chemical reaction carried out by living cell। यह आपके लिए पुरानी बात है, यह एक नई बात मैं बोलना चाह रहा हूं, मेटाबोलाइट्स। मेटाबॉलिज्म समझाया कि मेटाबॉलिज्म दो तरह के हैं, एनाबॉलिज्म और केटाबॉलिज्म। अब हम बात कर रहे हैं किसके, मेटाबोलाइट्स। ए स्मॉल मॉलिक्यूल इंटरमीडिएट इन द डिग्रेडेशन एंड सिंथेसिस ऑफ पॉलीमर। ये जब मेटाबॉलिज्म होगा, बायोकेमिकल रिएक्शन होंगे, तो आप लोग ऑलरेडी 10th में जाने होंगे, पहले जाने होंगे कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, सबस्ट्रेट भाग लेता है और प्रोडक्ट बनाता है, और कन्वर्ट कराने के लिए यहां कैटालिस्ट लगता है। लेकिन जीवों के शरीर में जो बायोकेटालिस्ट लगेगा उसका नाम इंजाइम होगा। तो अब कहता है कि प्रोडक्ट बनने से पहले इंटरमीडिएट प्रोडक्ट भी बनते हैं, रिएक्शन कई स्टेप में होते हैं। तो जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनते हैं, इवन फाइनल प्रोडक्ट भी बनते हैं, ऑल आर मेटाबोलाइट। आपके समझने के लिए मेटाबॉलिज्म का प्रोडक्ट मेटाबोलाइट। अगर मेटाबॉलिज्म बायोकेमिकल रिएक्शन को कहते हैं तो बायोकेमिकल रिएक्शन के प्रोडक्ट को मेटाबोलाइट्स कहते हैं, जो केटाबॉलिज्म के द्वारा भी बन सकता है और एनाबॉलिज्म के द्वारा भी बन सकता है। केटाबॉलिक रिएक्शन डिग्रेडेड मॉलिक्यूल टू क्रिएट ए स्मॉलर मॉलिक्यूल एंड एनर्जी। केटाबॉलिक प्रोसेस में एनर्जी लिबरेट होता है, जबकि एनाबॉलिक प्रोसेस में क्या होगा, एनर्जी कंज्यूम होगा। अगर एनाबॉलिज्म नहीं होता तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं होता। आप बच्चे थे तो बहुत छोटे थे, धीरे धीरे ग्रो करके देखिए कितने बड़े बड़े बन के बैठे हुए हैं। एनाबॉलिक रिएक्शन सिंथेसाइज मॉलिक्यूल फॉर सेल मेंटेनेंस, सेल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। Means total vital activity of the cell depend upon the anabolic reaction, anabolism। यानी नट सेल में एनाबॉलिज्म मतलब बिल्डिंग अप प्रोसेस, निर्माणकारी प्रक्रिया है, और केटाबॉलिज्म विखंडनात्मक प्रक्रिया है, डिवीजन ऑफ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। केटाबॉलिज्म द डिग्रेडेटिव प्रोसेस concerned with the breakdown of complex molecule to simpler one with the concomitant release of energy, and anabolism biosynthetic reaction involving the formation of complex molecule from simpler precursor। माइक्रोमोलिक्यूल से मैक्रोमोलिक्यूल का बनना एनाबॉलिज्म, और मैक्रोमोलिक्यूल से हाइड्रोलाइज होकर के माइक्रोमोलिक्यूल का बनना केटाबॉलिज्म। केटाबॉलिज्म में एनर्जी रिलीज होगी, एनाबॉलिज्म में एनर्जी कंज्यूम होगी। लेकिन कभी कभी अगर ये दोनों साइमल्टेनियसली चले, सेल के अंदर दोनों एक साथ चले, तो ऐसे मेटाबॉलिज्म को, ऐसे रिएक्शन को, ऐसे मेटाबॉलिक पाथवे को हम लोग एम्फीबॉलिक कहते हैं, एम्फीबॉलिज्म। The term amphibolism is used for
रिएक्शन विच आर बोथ केटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक इन नेचर। जैसे रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन इज ए एम्फीबॉलिक प्रोसेस। प्रायः आप लोग भी जानते होंगे, सब लोग जानते हैं कि रेस्पिरेशन के द्वारा एनर्जी रिलीज होता है एटीपी के रूप में। नहीं, ये केवल ब्रेकडाउन प्रोसेस आपने जाना, केटाबॉलिज्म जाना। आप लोग जब डिटेल पढ़ेंगे रेस्पिरेशन तो देखेंगे कि उसके द्वारा निर्माणकारी भी प्रक्रियाएं होती है, और वह है एनाबॉलिज्म। तो इस प्रकार इस प्रक्रिया का नाम एम्फीबॉलिज्म। रियली मेटाबॉलिज्म दो ही तरह के होते हैं, एनाबॉलिज्म और केटाबॉलिज्म। अगर दोनों प्रक्रियाएं साइमल्टेनियसली चले तो एम्फीबॉलिज्म। ये नहीं कि एम्फीबॉलिज्म एक तीसरा प्रकार है। मेटाबॉलिज्म, आप अब देखें कि कैसे मेटाबॉलिज्म हो रहा है। अब केटाबॉलिज्म ऊपर दिखा रहा कि एनर्जी डिलीवरिंग न्यूट्रिएंट्स, जो एनर्जी डिलीवर करे। इसीलिए तो आप भोजन करते हैं एनर्जी डिप्राइव करने के लिए, यानी भोजन में वो पदार्थ लेते हैं जो एनर्जी डिलीवर करे, जैसे कार्बोहाइड्रेट, चावल, रोटी, लिपिड, वसा, तेल, प्रोटीन, सब लोग जान रहे हैं। अभी इनका आप लोग जब भोजन करते हैं, इसके बाद आपके शरीर में डाइजेशन होता है। यह डाइजेशन बायोकेमिकल रिएक्शन है, डाइजेस्टिव एंजाइम लगते हैं और इनको वो तोड़ता है, ब्रेक करता है स्मॉलर माइक्रो मॉलिक्यूल्स में। तो यह केटाबॉलिज्म। अब ये माइक्रो मॉलिक्यूल पुनः ऑक्सीडाइज होते हैं और ऑक्सीडाइज होकर के वो एनर्जी देते हैं, और साथ में वेस्ट प्रोडक्ट या लो एनर्जी प्रोडक्ट देते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो सांस के द्वारा बाहर फेंकते हैं, वाटर पसीना के द्वारा निकलता है, अमोनिया यूरिन के रूप में निकल पास होता है। तो ये सारे क्या है? प्रोडक्ट हैं। इन्हीं का नाम हुआ मेटाबोलाइट्स। यही मेटाबोलाइट्स, क्योंकि केटाबॉलिज्म एक मेटाबॉलिज्म है और ये क्या है? इसके सबस्ट्रेट हैं। तो ये क्या होंगे? ये प्रोडक्ट होंगे। तो प्रोडक्ट आर कॉल्ड मेटाबोलाइट्स। और इस केटाबॉलिज्म के दरमियान क्या हो रहा है? देखिए, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ करके एटीपी बना रहा है। आप लोग ऑलरेडी एटीपी के बारे में जाने हैं, हमसे पूरी संरचना जान रहे हैं। तो एटीपी का निर्माण केटाबॉलिज्म प्रोसेस के द्वारा होता है। और आपके शरीर को चलने के लिए या किसी भी जीवधारी को वर्क करने के लिए, लाइफ को एक्सप्रेस होने के लिए ऊर्जा की जरूरत है, और ऊर्जा किस रूप में है? एटीपी के रूप में। अब आइए फोकस करते हैं एनाबॉलिज्म। अब एनाबॉलिज्म बिल्डिंग अप प्रोसेस। तो यहां प्रोडक्ट कौन हो गया? मैक्रोमॉलिक्यूल। ये मेटाबोलाइट्स हो गए। और ये हो गया क्या? सबस्ट्रेट, प्रीकर्सर। अब जैसे एमिनो एसिड, तो कौन नहीं जानता है कि एमिनो एसिड से प्रोटीन बनता है? कितना वीडियो आपने देखा। फिर क्या है? नाइट्रोजिनस बेस, शुगर, ये लोग मिलकर के क्या? न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। फैटी एसिड लिपिड बनाएगा, मोनोसेक्राइड या शुगर पॉलीसेक्राइड बनाएगा। तो ये निर्माणकारी प्रक्रिया है। इसका नाम क्या होगा? एनाबॉलिज्म। तब एनाबॉलिज्म में क्या होता है? NADH आपने पढ़ा है, NADPH, आपको सब डाइन्यूक्लियोटाइड है, आपको हमने बताया भी है। ये सारे एनाबॉलिज्म में भाग लेते हैं और टूट करके बनाते क्या? NAD, NADP। अब शायद मैं समझ रहा हूं कि मैं क्यों आपको पहले न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन पढ़ाया था, और शायद आप भी समझ रहे होंगे। तो मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, यह बात आपने देखा। अब यह कहां होता है? साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म तो आप जानते हैं, सेल। तो सेल में देखिए एनाबॉलिज्म और केटाबॉलिज्म। लार्ज मॉलिक्यूल फॉर साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, सेल वॉल एंड राइबोसोम एक्सेट्रा। ये केटाबोलाइज होकर के क्या बना रहा है? स्मॉलर मॉलिक्यूल, अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड, ETC।
और साथ में वेस्ट प्रोडक्ट भी रिलीज कर रहा है, ये मेटाबोलाइट्स में, और हीट भी रिलीज कर रहा है। क्योंकि जब एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होगा मेटाबॉलिज्म के द्वारा, क्या होता है? मॉलिक्यूलर ट्रांसफॉर्मेशन। मॉलिक्यूल कॉन्स्टेंटली बीइंग मेड एंड डिस्ट्रॉय। आपके सेल में या जीवों के अंदर लगातार ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मॉलिक्यूलर ट्रांसफॉर्मेशन। और मॉलिक्यूलर ट्रांसफॉर्मेशन होने के साथ साथ एनर्जी का भी ट्रांसफॉर्मेशन। वैसे भी आप लोग थर्मोडायनामिक्स जानते हो। तो अब ये कैटाबॉलिज्म के द्वारा और भी क्या निकला? एटीपी। ये एटीपी की चर्चा हम लोग बार बार कर रहे हैं। अब ये एटीपी जो कैटाबॉलिज्म से निकला, ये कहां कंज्यूम हो रहा है? एनाबॉलिज्म में। अब फिर एटीपी हीट रिलीज कर रहा है, यानी टोटल का टोटल नहीं कंज्यूम हो रहा है। फिर एनाबॉलिज्म। तो देखिए ये चक्रीय प्रवाह, साइक्लिक वे में ये चल रहा है। इसको हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलर ट्रैफिक। सेल के अंदर ये मॉलिक्यूल, जिस तरह शहरों में गाड़ियां चलती हैं, रोडों के जाल बिछे हुए हैं, उस पर गाड़ियां चल रहे हैं, ऑटोमोबाइल ट्रैफिक, ऑटोमोबाइल जैम, ऑटोमोबाइल चौक या ऑटोमोबाइल जंक्शन। उसी प्रकार आपके सेल में, जीवधारियों के सेल में ये सारी चीजें हैं। मॉलिक्यूलर ट्रैफिक, मॉलिक्यूलर सिग्नलिंग, मॉलिक्यूलर जंक्शन। अगर ये मॉलिक्यूलर जंक्शन पर या मॉलिक्यूलर पाथवे, जो मॉलिक्यूलर ट्रैफिकिंग हो रहा है, मॉलिक्यूलर ट्रैफिक जो है, अगर वो कहीं जाम लग जाए तो हेल्दी वे में नहीं लगेगा, वहीं से डिजीज का प्रारंभ होना शुरू हो जाता है। उसको हम लोग कहते हैं एक्युमुलेशन। पेशाब पीला हो गया तो जॉन्डिस होगा। तो पेशाब पीला क्यों हुआ? एक्युमुलेशन होने लगा पदार्थ का, क्योंकि सामान्य व्यक्ति को तो पीला नहीं होता। तो आपके बॉडी में ट्रैफिक जाम हो गई, मॉलिक्यूलर ट्रैफिक जाम। इसलिए क्या हुआ? आप डिजॉर्डर, बीमारी की तरफ बढ़ने, विशेष में आगे बताऊंगा। तो ये सेल के लेवल पर ये मेटाबॉलिज्म को मैं समझाने की कोशिश किया है। और आप जान करके आश्चर्य होगा कि एट ए टाइम एक सेल में 5000 से 7000 बायोकेमिकल रिएक्शन ऑपरेटेड होते हैं और एक दूसरे से इंटरमिंगल नहीं करते। जिस तरह से बड़े बड़े चौक शहरों में बने हुए हैं, कई हजार गाड़ियां पास कर रही हैं। तो मॉलिक्यूलर पाथवे या मेटाबॉलिक पाथवे या मेटाबॉलिज्म विद इन साइड ऑफ द सेल की हम तुलना ऑटोमोबाइल ट्रैफिक से करते हैं। और संभवतः उसी तरह कोऑर्डिनेटेड यहां भी बातें हैं। तो अगर मेटाबॉलिज्म नहीं हो तो क्या लाइफ की पॉसिबिलिटी है? इसलिए आप लोग अगर परेशान थे कि सर बायोलॉजी में शुरू करिए, ये शुरू करिए, वो शुरू करिए, सबसे पहले तो हम ये बात कहना शुरू करें कि लाइफ है क्या। तो लाइफ की अभिव्यक्ति कब हो सकती है? जब आप मेटाबॉलिज्म को आसानी से समझ लें, क्योंकि मेटाबॉलिक पाथवे ही एक्सप्रेस करेगा लाइफ के फॉर्म में, लिविंग स्टेट में आएगा। चलिए अब आपके अंदर कैसे हो रहा है देखिए। आप कैसे केमिकल एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट, फैट और अदर सबस्टांस आप ले रहे हैं भोजन में, वो जब आपके अंदर जा रहा है तो केमिकल वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के रूप में निकल रहा है, साथ में हीट रिलीज हो गया। तो यहां क्या हुआ? ये कैटाबॉलिज्म, एटीपी निकल गया कैटाबॉलिज्म से। अब ये कैटाबॉलिज्म एटीपी क्या करेगा? फिर एनाबॉलिज्म करेगा, और एनाबॉलिज्म में आपका ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा तो भी हीट निकलेगा। तो अंततः आप क्या देखें कि मेटाबॉलिज्म में दो वर्क होता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म एंड ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी, यानी थर्मोडायनामिक्स भी फॉलो करता है। अभी हम थोड़ा देर पहले सेल के अंदर मॉलिक्यूलर ट्रैफिक की बात कर रहे हैं, इसको समझाने के लिए कि मॉलिक्यूलर ट्रैफिक क्या है। देखिए सेल के अंदर ये प्रोटीन, काइनेटिन और वीमाक्सिस्टिन ये कैसे
मॉलिक्यूलर पाथवे बनाए हुए हैं और किस तरह सबका पाथवे है। देखिए चारों तरफ से सब पाथवे अलग अलग हैं और वहां बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। एक सीरीज में है, देखिए हर तरफ से देखिए सीरीज है। और ये ऊपर जो लाल है ये दूसरे तरह की प्रोटीन है, ये भी बायोकेमिकल रिएक्शन में भाग लेगी। तो मॉलिक्यूलर ट्रैफिक कहां है? तो आपके सेल के अंदर है। और ये मॉलिक्यूलर ट्रैफिक जिसमें प्रायः जाम नहीं होता, इसीलिए सेल में डायनामिक सिस्टम है। वह इक्विलिब्रियम को नहीं अचीव करता, रेस्ट में नहीं जाता। इसीलिए हमने लिखा कि और कुछ नहीं, आपकी जो डायनामिक स्टेट ऑफ द बॉडी कंस्टिट्यूएंट, आपके शरीर की जो कंस्टिट्यूएंट है वह डायनामिक स्टेट में है। क्यों है? क्योंकि मॉलिक्यूलर ट्रैफिक है। जिस तरह शहर थमता नहीं क्योंकि इक्विलिब्रियम में आता नहीं, लोग रात भर चलते रहते हैं, दिन भर चलते रहते हैं, हमेशा चौक पर गाड़ियां आती रहती है जाती रहती है। तो ऑटोमोबाइल ट्रैफिक के जैसा आपका मॉलिक्यूलर ट्रैफिक है। सेम तरह का रूल है, इसमें भी चौक बने हुए हैं, जंक्शन बने हुए हैं, यहां भी जाम हो सकता है। जाम होगा तो डिजीज होगा जिसको ठीक करना होगा, इवन डेथ भी करा सकता है। तो मॉलिक्यूलर ट्रैफिक आपने समझा और डायनामिक स्टेट ऑफ द बॉडी कंस्टिट्यूएंट्स को भी समझा। अब ऑटोमोबाइल ट्रैफिक देखिए, इसके लिए मैंने ये सहारा इसलिए लिया है कि मैं उतना देर से आपसे ऑटोमोबाइल ट्रैफिक की बात कर रहा था, शायद आप सवेरे या नहीं। तो देखिए ये चौक बना हुआ है, कोऑर्डिनेटेड वे में गाड़ियां यहां से जा रही हैं और ये सब बाहर के रास्ते बने हुए हैं। सब एक तरफ से आ रहा है, दूसरे तरफ जा रहा है, एक भी एक से टकरा नहीं रही है। टकराएगी एक्सीडेंट होगा, आवागमन रुक जाएगा। ठीक आपके मॉलिक्यूलर ट्रैफिक में भी ऐसा होगा जो अभी हमने चर्चा किया था। अब अभी हमने थोड़ा देर पहले आपसे मेटाबोलाइट्स की चर्चा की थी, प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो मैं कहता हूं कि व्हाट आर मेटाबोलाइट्स? मेटाबोलाइट आर द इंटरमीडिएट and product of metabolism. The term metabolites usually restricted to a small molecules. Primary, ये मेटाबोलाइट दो तरह के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। The primary metabolite is directly involved in the normal growth, development and reproduction. As for example, carbohydrate, protein, lipid and nucleic acid are also called as the primary metabolites, which are product of the anabolic reaction. Secondary metabolite is not directly involved in those processes but usually has important ecological function. पौधों में, as for example, लोग भांग पीते हैं तो पौधा क्या भांग बनाया? भांग के पौधा में भांग का जो केमिकल बनता है वो आपके पीने के लिए बना नहीं, वो पौधा भांग के पौधा का वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट जिसे भांग के पौधे की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसने इसलिए बनाया कि अगर कोई जानवर जाए उसको चर ले तो नशा में आ जाए, इसलिए अगले दिन से डर से वो भांग का पौधा नहीं चले। तो ये इकोलॉजिकल रोल, वो डिफेंसिव मोड में आ गया। तो ऐसा बहुत सारे केमिकल्स प्लांट्स में आप मिलेगा जिसमें उसका डायरेक्ट रोल नहीं है, इकोलॉजिकल रोल, लेकिन ह्यूमन बीइंग रिसर्च करके उसको एक्सप्लॉइट करता है। हमारे यहां जितनी भी दवाएं, जितने भी हम लोग सामग्री प्लांट से लेते हैं, मोस्ट ऑफ द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। एनसीईआरटी खोलिए, देखिए लिख के बराबर। अब एंटीबायोटिक्स है, ड्रग्स है, एरोमा है। अब जैसे आप लोग देखते हैं, कहते हैं क्या लेमन ग्रास, तो लेमन ऑयल क्या है? वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। विनब्लास्टीन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तुलसी को लोग सेवन करते, तुलसी के सेकेंडरी मेटाबोलाइट को सेवन करते। आइए, a secondary metabolite is not directly involved in the process but usually has important ecological function. Some are known and some are unknown. Example include antibiotics, mycotoxin, फंगस को मारने वाला कि उन पर फंगल अटैक नहीं हो, पिगमेंट्स
एल्केलॉइड्स, टार्पिनोइड, टार्पिन का तेल, टॉक्सिन जहरीला, लैक्टीन ड्रग एंड पॉलीमेरिक सब्सटेंस रबर वगैरह। तो ये सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वो हैं जिनकी डायरेक्ट रोल पौधों में नहीं है, डायरेक्ट रोल जीवों में नहीं है, उनका कोई इनडायरेक्ट रोल है जो हो सकता है कि हम लोगों को मालूम है या नहीं भी मालूम है। एज पॉसिबल इकोलॉजिकल। डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट का डिफरेंस क्या होगा? दे आर इन्वॉल्व नॉर्मल ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन। They are not directly involved in the normal growth, development and reproduction. Example of primary metabolite: carbohydrate, fat and protein. And they are not poisonous. An example of secondary metabolite: alkaloid, pterine, resin, gum and latex, etc. सब समझ रहे हैं आप? Some of these compounds are poisonous. पहले भी बोला है, अभी देख लीजिए कि वास्तव में हम लोग सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज किया जाता है, आप लोग भी ह्यूमन वेलफेयर में इसको फिर 12 में पढ़ेंगे, तो ये प्लांट से ही ज्यादा निकाले जाते हैं। अब प्लांट्स इसका रिलीज कब करता है? बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेस, कि जब स्ट्रेस पड़ेगा उस पर, फंगस इंफेक्शन होगा तो उसके विरोध में वो निकालेगा। बैक्टीरिया है, अगर दूसरा बैक्टीरिया उस पर अटैक करेगा तो एंटीबायोटिक्स गिराएगा। रीडायरेक्ट द प्राइमरी मेटाबोलाइट। तो ये बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेस और दबाव पौधे पर क्या करता है? प्राइमरी मेटाबॉलिज्म को स्टार्ट कराता है। अब प्राइमरी मेटाबॉलिज्म स्टार्ट होगा, एंजाइमेटिक एक्टिविटी होगी और कम्बैट करेगा, फाइट करेगा उसके अगेंस्ट में, और या तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट बना करके अपना बचाव करेगा। सेकेंडरी मेटाबोलाइट के कौन कौन ग्रुप है? टार्पिन, फिनोलिक कंपाउंड, फ्लेवेनोइड, पॉलीलाइपोफिनोइड्स। आप लोग नहीं जानेंगे ये फिनोलिक कंपाउंड। लोग कहते हैं कि अमरूद बहुत फायदेमंद, तो अमरूद इसलिए नहीं फायदेमंद है कि विटामिन के बारे में मैं चक्कर रहिएगा। फिनोलिक कंपाउंड्स, सेव फिनोलिक कंपाउंड। आप लोग सुनते हैं बड़ा कीवी खाते, बहुत महंगा है, तो कीवी में और कुछ नहीं है, यह फिनोलिक कंपाउंड है जो लगभग अमरूद के बराबर है, लेकिन फैशन है। तो ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, फिनाइलोपेनोइड्स एंड फ्लेवोनोइड्स। नाइट्रोजनस कंपाउंड, अल्केलॉइड, ग्लाइकोसाइड्स। यही ग्लाइकोसाइड्स आप लोग गांव में देखे होंगे, अकवन का पौधा जिसका दूध उसको कोई जानवर नहीं खाता है, उसके फूल होता है, लोग शंकर जी में पूजा करने के लिए चढ़ाते हैं, और अकवन के दूध अगर आंख में पड़ जाए तो आंख खराब हो जाता है। कैलोट्रोपिस प्रासेरा, उसमें जो उसका दूध होता है व्हाइट लेटेक्स होता है, उसमें यही ग्लाइकोसाइड्स है। आप 12 में जानेंगे। ये ग्लाइकोसाइड्स कंपाउंड क्या करता है? हार्ट अटैक करा देता है, हार्ट फेलियर करा देता है, इतना टॉक्सिक है। ग्लूकोसाइनोलेट्स, साइनोजेनिक ग्लूकोसाइड्स। आप बिगनर हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट का बहुत बड़ा व्यापार है, बहुत बड़ा ट्रेडिंग है और बहुत बड़ा रोजगार है, और बहुत ज्यादा इसके बारे में हम लोग को जानना है, क्योंकि ह्यूमन वेलफेयर से रिलेटेड है। यही कारण है कि हम लोग ट्रेड करते हैं, हम लोग पौधों को एक्सप्लॉइट करते हैं। तो आपने जाना कि व्हाट इज द प्राइमरी मेटाबोलाइट एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट। आप अपने लिए संक्षेप में जाने कि जो पौधे और जीवों को आवश्यक हो, वो बायोमोलिक्यूल जो उनके लिए आवश्यक हो, उनका निर्माण उनके शरीर में होता है, तो वो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। और जिनका उनके लिए आवश्यकता नहीं है, उनके लिए वो यूजलेस है, वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। इतना भी याद रखेंगे कुछ नहीं, बाकी जितने मैंने मटेरियल दिया उतना अगर याद रखे तो सुपर बेस्ट।